सभी के लिए नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने एक सीरीज आपके लिए चालू की है, अभ्यास प्रश्न सीरीज। हम 12th संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो आज हमारा तीसरा पार्ट रहेगा बच्चों। पार्ट का नाम है बाल कौतुकम। इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न जो पार्ट के पीछे दिए हुए हैं, बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें सॉल्व करवाएं, तो हम आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि संस्कृत में प्रश्न लिखा हुआ रहता है, उसकी हिंदी अर्थ बच्चों को समझ में नहीं आती है। जब समझ में ही नहीं आएगा तो उसका उत्तर हम कैसे कर सकते हैं। अब बच्चे ज़्यादातर क्या है, रटते हैं। अब आप कितने रट सकते हो, तो रटने में बड़ी समस्या आती है। तो रटने से ज़्यादा आप समझो उस चीज़ को। तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं लिख करके स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखेगा आपको, और संस्कृत के अंदर आंसर लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा मैं हर लाइन का आपको हिंदी अर्थ भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना। तो फिर देरी किस बात की है दोस्तों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि सारी क्लासेज आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा यदि हमारी टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, ये टेस्ट सीरीज में आपको सारे पाठों के प्रश्न उत्तर मिलेंगे, और बिल्कुल टेस्ट आपका जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेम उसी तरीका से आप टेस्ट दे पाओगे। टेस्ट देने के तुरंत बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, कौन सी रैंक आई आपकी, कितनी परसेंटेज आपकी बनी, कितने प्रश्न आपके गलत हुए, कौन कौन से सही हुए, और जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी जानकारी आपको तुरंत मिलती है मित्रों। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा पूरे आपके 12वीं क्लास संस्कृत के नोट्स यदि आप चाहते हो तो 151 रुपये में मात्र नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसमें सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छी तरीका से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स हैं जो हमने खुद ने आपको तैयार किए हैं। ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम तीसरे पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए मित्रों, क्लास को शुरू करते हैं। ये रही हमारी आज की क्लास। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के पाठ को शुरू करते हैं। आज हमारा पाठ है तृतीय पाठः बाल कौतुकम। इसके समस्त प्रश्नों को हम आपको अच्छे से समझाएंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद में संस्कृत में बताएंगे मित्रों। तो क्लास से जरूर जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तृतीय पाठः बाल कौतुकम। ये पाठ आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मित्रों आप पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में इसके जो शब्दार्थ हैं, ठीक है, उन शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थों के बाद में इसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज इस सत्र में हम आपको प्रश्न को बताएंगे, एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से समझाऊंगा मित्रों। तो चलिए देखिए, हमारा पहला सवाल है मित्रों, हम पहुंच चुके हैं अभ्यास प्रश्नों पर, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है मित्रों, देखिए, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। हमें यहां उत्तर संस्कृत में देना है, जैसा हमें निर्देश मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में भी यही ध्यान रखना है, जैसा आपसे कहा जाए, जितना आपसे कहा जाए उतना लिखें आप, और सही लिखें, सटीक लिखें, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बहुत ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आते हैं, जितना पूछा जाए उतना लिखो, लेकिन वो सही लिखो, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो नंबर आपके पूरे आने की संभावना रहेगी। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता कः। उत्तर रामचरित जो नाटक है उसके रचयिता कौन है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और मोस्ट प्रश्न है, इस तरह का सवाल पूछा गया है कई बार पेपर में। तो चलिए मित्रों, सीधा सा इसका हम उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है महाकवि भवभूति ही। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, महाकवि भवभूति, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है महाकवि भवभूति, ठीक है। क्लियर है सबके। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः किम कथयति। पहले तो इसका मतलब समझिए आप। नेपथ्य यानी जो पर्दा लगा हुआ होता है, ठीक है, उस नेपथ्य में या उस पर्दे में कोलाहल सुनकर के जनक क्या कहते हैं। कथयति यानी कहते हैं, कौन, जनक जी ने क्या कहा या जनक जी क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ही वो आश्रम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पर्दे के पीछे या नेपथ्य में कोलाहल हो रहा है, बच्चों की आवाज हो रही है।
तो जनक जी क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए मित्रों इसका उत्तर हम बताते हैं। पहले मैं हिंदी में इसका उत्तर बताता हूं। यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको भी याद आ गया होगा कि क्या कहा था। उन्होंने कहा कि नेपथ्य में कोलाहल सुनकर के जनक जी कहते हैं कि आज शिष्ट जनों के आगमन वश अनध्याय होने के कारण बिना रोक टोक के खेलते हुए बालकों का यह शोर शराबा है, कोलाहल है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, इसी को हमें मित्रों संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो लिखेंगे नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः कथयति यत् अद्य खलु शिष्टानध्यायः इत्यस्खलितं खेलताम बटूनाम कोलाहलः। ठीक है, खेलते हुए जो ब्रह्मचारी या जो बटू हैं उनका यह कोलाहल है, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा पाठ यदि आपने पढ़ रखा है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लव है रामभद्रम कथम अनुसरति। लव है रामभद्रम कथम अनुसरति, इसका अर्थ क्या है वो समझे। अर्थ है कि लव राम भद्र का किस प्रकार से अनुसरण कर रहा है या अनुसरण करता है, मतलब समझ गए। लव जो है वो राम भद्र का किस प्रकार अनुसरण कर रहा है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका उत्तर पहले एक बार हिंदी में सुन लीजिए आप। इसका उत्तर होगा जो लव है वो राम भद्र का न केवल उनके तेजयुक्त शरीर के गठन के द्वारा ही नहीं अपितु कलहंस के शब्द के समान घर घर ध्वनि युक्त शब्द के द्वारा भी अनुसरण कर रहा है। अर्थात उनका शरीर और उनकी सुंदरता कोमलता तो भगवान राम की तरह है, इसके अलावा उनका जो शब्द है, उनकी जो आवाज है, उनकी जो ध्वनि है वो भी उन्हीं के समान है, उन्हीं का अनुसरण कर रही है, ये इसका मतलब है। अब मैं आपको संस्कृत में उत्तर लिख रहा हूं। देखिए मित्रों स्क्रीन पर उत्तर देखेंगे। लव है रामभद्रम न केवलम मांसलोज्वलेन देहवंदनेन कलहंस घोष घर घरानु नादिना स्वरेण च रामभद्रम अनुसरति, ये इसका मतलब है पूरा। ठीक है, ऐसे आपको इसका उत्तर लिखना होगा। क्लियर है बच्चों, चलें आगे। चलिए अगला सवाल, बटवः अश्वम कथम वर्णयन्ति। देखिए बटवः यानी बटू, बटू का मतलब यहां पर बालक या फिर उस आश्रम में रहने वाले जो बालक है उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचारी बालक अश्व का किस प्रकार वर्णन करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही आश्रम में घोड़ा आता है तो उन बच्चों ने पहली बार घोड़े को देखा था, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, केवल शास्त्रों में किताबों में पढ़ा था, सुना था, और उन्होंने फिर साक्षात देखा था तो बड़ा उनको अच्छा लगा, अद्भुत लगा, उनको बड़ा चमत्कार लगा वो काम। तब वो उस घोड़े का वर्णन करते हैं। तो किस तरह से वर्णन करते हैं वो हमारा प्रश्न है। तो एक बार हिंदी में बताता हूं मैं कि उन्होंने वर्णन किस तरह से किया, घोड़े का वर्णन कैसे किया था। वो कहने लगे ब्रह्मचारी बच्चे कि अश्व का इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि घोड़ा अपने पीछे वाले भाग में एक पूंछ रखता है, वह लंबी गर्दन वाला होता है, उसके 4 खुर होते हैं, वह हरी घास खाता है और आम्र फल के समान पुरीष खंडों को निकालता है, मतलब मल निकालता है, मल। ठीक है, आम्र फल जो होता है आम के फल के समान मल त्यागता है। जैसे बकरियां मैंगनी करती हैं उसी तरीका से जो घोड़ा है वो आम के फल के समान मल त्यागता है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया बच्चों ने। अब इसी को हमें संस्कृत में लिखना है तो आप लिखेंगे, मैं आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देखिए कैसे कर रहे हैं वर्णन। तो बटवः अश्वस्य अनेन प्रकारेण वर्णनम कुर्वन्ति यत्, अश्व का इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि, लिखते हैं कि अश्वः पश्चात विपुलम पुच्छम वहति। ठीक है, पश्चात यानी पीछे एक लंबी सी पूंछ है उसकी। स दीर्घ ग्रीवः, दीर्घ गर्दन वाला है। ठीक है, तस्य 4 खुरा भवन्ति, 4 खुर। स शष्पाणि अत्ति, और वे घास खाता है। आम्र मात्रान शकृत पिंडकान प्रकिरति, मतलब आम के फल के समान मल खंडों को त्यागता है, पुरीष खंडों को त्यागता है। ये हमारा उत्तर हो जाता है बच्चों। क्लियर है सबके। अब चलिए मित्रों अगला हमारा प्रश्न है, देखिए लवः कथम जानाति यत् अयम आश्वमेधिक अश्वः।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लव कैसे जानता है कि यह अश्वमेध का घोड़ा है। लव को कैसे पता चल गया कि ये जो घोड़ा है ये अश्वमेध का घोड़ा है, कैसे पता चला? बताइए कैसे पता चला? तो इसका उत्तर मैं हिंदी में बताता हूं। लव ने अश्वमेध कांड पढ़ा है, यानी पढ़ रखा है उसने, अश्वमेध कांड के बारे में उसको जानकारी है, ठीक है, जिसमें वर्णन है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के प्रत्येक 100 संख्या वाले कवचधारी होते हैं, दंडधारी तथा तरकशधारी रक्षा करने वाले होते हैं। इस घोड़े की भी यही स्थिति है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह घोड़ा अश्वमेधिक है, अर्थात अश्वमेध का घोड़ा है। इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया था, क्योंकि शास्त्रों में उन्होंने पढ़ रखा था, ठीक है, और ये जो कांड है अश्वमेध कांड वो उन्होंने पढ़ रखा था, इसलिए उनको पता था, ठीक है। अब इसका उत्तर संस्कृत में कैसे लिखना है एक बार आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे लभेन अश्वमेध कांडम अधीतम यस्मिन् वर्णनम वर्तते यत् अश्वमेधस्य अश्वस्य प्रत्येकम शत संख्याः कवचिनो दंडिनो निषंगिणश्च रक्षितारः भवन्ति अस्य अश्वस्यापि इयमेव स्थिति वर्तते, ठीक है। अतः अयम अश्वमेधिक अश्वः। इस तरह से यह क्लियर होता है कि यह अश्वमेध का घोड़ा है। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आप जब बार बार सुनते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणयः किम न सहन्ते। याद आ गया होगा ये कब की बात है। इसका मतलब है राजपुरुषों की अति तीक्ष्ण आयुधों को धारण करने वाली श्रेणियां क्या सहन नहीं करती। जो राजपुरुष होते हैं उन राजपुरुषों की अति तीक्ष्ण, यानी अति तीक्ष्ण का मतलब होता है बिल्कुल पैनी होना, पैनी, ठीक है, धारदार। तो अति तीक्ष्ण आयुध जो होते हैं, ठीक है, हथियार वगैरह, आयुधों को धारण करने वाली जो श्रेणियां हैं वो क्या सहन नहीं करती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजपुरुषों की अति तीक्ष्ण आयुधों को धारण करने वाली श्रेणियां बालक की भी गर्वयुक्त अर्थात घमंड युक्त गर्वयुक्त वाणी को सहन नहीं करती, उक्ति को सहन नहीं करती। वाणी या उक्ति एक ही बात है, ये इसका मतलब है। अब इसको हम संस्कृत में लिखकर बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसका हम आपको उत्तर बताते हैं, किस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं, देखिए। राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणयाः शिशुरपि दृप्ताम वाचम न सहन्ति। शिशुरपि, ठीक है, जो शिशु होता है ना उसकी भी गर्वयुक्त वाणी को सहन नहीं करते वो, ठीक है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करिए या प्रश्नों को बनाइए। इस तरह का ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, आसान सा प्रश्न है। यदि आपने प्रश्न निर्माण का टॉपिक पढ़ रखा है, किस तरह से प्रश्न निर्माण हम करते हैं, कौन कौन से इसमें नियम होते हैं, यदि वो आप जानते हैं तो आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हम चैनल पर हमने डाल रखा है वीडियो, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका से समझाया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से भी आप देख पाओगे मित्रों, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। पहला हमारा जिसमें सवाल है, देखिए, अश्वमेध इति नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निकष है। अब देखो यहां पर जो शब्द हमारा अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों, उस पर ध्यान देना है आपको। अंडरलाइन किया हुआ जो हमारा शब्द है वो है क्षत्रियाणाम, क्षत्रियाणाम। अब आपको इस शब्द की पहचान आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा पुरुष है, मतलब कौन सा लिंग है इसके अंदर, कौन सा वचन है, किस तरह की इसकी प्रकृति है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी जाकर के आप इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख पाओगे। इसके जगह पर हमें क्या लिखना होगा जिससे कि यह प्रश्न बन जाएगा। यही होता है प्रश्न निर्माण। समझ गए बात को? अब पहले तो इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, इस लाइन का मतलब भी समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं एक बार, जिससे कि आसानी होगी आपको समझने में, बहुत ही आसान तरीका से समझ जाओगे।
इसका मतलब है कि अश्वमेध नामक यज्ञ क्षत्रियों की महान सर्वश्रेष्ठता की कसौटी है। महान सर्वश्रेष्ठता की कसौटी है। अश्वमेध नामक यज्ञ क्षत्रियों की महान सर्वश्रेष्ठता की कसौटी है। तो अब हमारा प्रश्न बनेगा कि किनकी महान सर्वश्रेष्ठता की कसौटी है? तो किनकी है, बताइए किनकी है? तो क्षत्रियों की है। उत्तर आ गया समझ में? तो यहां पर सिर्फ हमें क्या करना है, जो क्षत्रिय नाम लिखा हुआ है इस शब्द की जगह पर आपको शब्द चेंज करना है और लिखना होगा केशाम। क्या लिखना होगा? केशाम। आपका यहां आ जाएगा केशाम, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है केशाम। बन गया ऐसे, ठीक है ना? तो केशाम लिख देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा। आगे चलिए नंबर 2। नंबर 2 पर है हे बटवह लोष्ठहि अभिघनंत है उपनयत एनम अश्वम। समझ में आया? अब इसका अर्थ ही समझ में आपके नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे प्रश्न बनाओगे इसका, बच्चों बताइए। इसलिए पहले इसका अर्थ समझ में आना चाहिए और समझ में तब आएगा जब पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, शब्दार्थों को देखा होगा, तभी समझ में आ सकता है ना। तो चलो इसका मैं मतलब आपको बता देता हूं, ठीक है? इसका मतलब है कि हे बटवो, बटवो का मतलब ब्रह्मचारी बच्चे, हे ब्रह्मचारियों इस अश्व को घेर करके ढेलों से मारते हुए ले जाओ। ऐसे एनम अश्वम उपनयत, ले जाओ इसको मारते हुए। किससे? ढेलों से। मतलब लोष्ठई का मतलब ढेले, पत्थर जो होते हैं ना, उनसे मार मार के इसको ले चलो आश्रम के अंदर। ये प्रसंग कहां है आपको पता होगा। अब हमें यहां पर जो लोष्ठही है, ये वाला शब्द लोष्ठही, जैसे राम शब्द बनता है राम ही, इस तरीका से ये बनता है हमारा। तो इसकी जगह पर आपको चेंज करना है शब्द, बस। अब देखो, हे ब्रह्मचारियों इस अश्व को घेर करके ढेलों से मारते हुए ले जाओ। अब हमारा प्रश्न बनेगा कि किससे मारते हुए, किससे मारते हुए? तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कही। आपको लिखना होगा यहां पर हे बटवः कई अभिघनंता एनम अश्वम उपनयत। कई आ जाएगा कही, जैसे मैं यहां पर स्क्रीन पर लिख के बताता हूं। कही विसर्ग लगाना है, कही, कही लिखना है आपको, ठीक है? ये क्या कबूतर वाला है, कही। दोबारा लिख देता हूं, देखो ऐसे लिखना है आपको, कही, और यहां पर विसर्ग लगाना है। ये हमारा हो गया कंप्लीट उत्तर। केवल कही लिखना है और किसकी जगह? लोष्ठई की जगह पर लिखना है, ठीक है? आगे चलिए। अब अगला हमारा देखिए, इसमें प्रश्न है रामभद्रस्य एष दारके अस्माकम लोचने शीतलयति। ठीक है, प्रसंग समझ में आ गया होगा। रामभद्रस्य एष दारकः, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है कि राम की बाल्य शोभा से युक्त सुंदर और सुकुमार अंगों वाला यह हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहा है, ठंडक पैदा कर रहा है। किसको? नेत्रों को, नेत्रों को। अब नेत्र एक नहीं है, दोनों नेत्रों को, ठीक है। तो यहां पर लोचने जो हमारा शब्द है, इस लोचने की जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना होगा, बस। तो यहां लिखेंगे आप, लोचन की जगह लिखेंगे, यहां पर हटा के लोचने की जगह के लिखेंगे, के, ऐसे। अब के लिखना है सिर्फ आपको। अब हमारा हो जाएगा कि राम की बाल्य शोभा से युक्त सुंदर और सुकुमार अंगों से युक्त वह हमारी किनको शीतलता प्रदान कर रहा है। किनको, किसको या किनको शीतलता प्रदान कर रहा है? हमारी नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहा है, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। प्रश्न करें आप हिंदी में, उसके बाद अंदाजा लग जाएगा कि क्या लिखा जाएगा यहां पर, ठीक है ना। अभ्यास करोगे ना तभी जाके समझ में आएगा बच्चों ये। आगे चलिए, अगला है उत्पथहि मम मनः पारिप्लवम धावति। उत्पथहि मम मनः पारिप्लवम धावति, इसका मतलब है कि मेरा मन चंचल होकर के उन मार्ग पर दौड़ रहा है। मेरा मन चंचल होकर के उन मार्ग पर दौड़ रहा है। तो सीधा सा प्रश्न बनेगा, किसका मन? क्या बनेगा बच्चों? किसका मन उन मार्ग पर चंचल होकर के दौड़ रहा है। अब प्रश्न हिंदी में बन गया तो आसान है अब तो करना। तो मम की जगह आ जाएगा किसका। मम यानी मेरा होता है, आपको लिखना है किसका, तो कस्य आ जाएगा बच्चों, कस्य। आप लिख देंगे यहां पर कस्य, ऐसे कस्य लिख देंगे, बस हो गया आपका प्रश्न निर्माण तैयार। अब बताइए कहां इसमें दिक्कत है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों, तभी जाकर के समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अति जवेन दूरमतिक्रांतः से चपल है दृश्यते। समझ गए बात को? इसका मतलब है कि यह चंचल बालक तीव्र गति से दूर चला गया है, ठीक है।
दूर चला गया है, कैसे दिखेगा फिर भाई? वो कह रहे हैं कि ये बालक तीव्र गति से दूर चला गया, कैसे दिखेगा फिर ये? तो अब प्रश्न बनेगा इसका, हिंदी में प्रश्न बनेगा कि देखो कौन बालक, यानी कि कौन तीव्र गति से दूर चला गया है, वह कौन तीव्र गति से दूर चला गया? तो से चपलह, तो चपलह की जगह आपको लिखना होगा, चपलह की जगह आपको लिखना होगा से कह लिखना होगा, कह। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कह, ऐसा लिखना होगा कह यानी कौन होता है, और चपलह यानी चंचल, ठीक है ना, चंचल। तो यह चंचल, हमने हिंदी अर्थ बताया कि यह चंचल बालक तीव्र गति से दूर चला गया है। अब प्रश्न बनेगा कि यह कौन तीव्र गति से दूर चला गया है? तो उत्तर हो जाएगा यह चंचल, ठीक है, यह चंचल। ऐसे क्लियर है बच्चों? ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, देखिए, विस्फारित शरासनाः आयुधीय श्रेणयाः कुमारम तर्जयंती, कुमारम तर्जयंती। इसका मतलब है जो बटु हैं वो बटु कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों के समूह धनुषों को चमकाते हुए कुमार को डरा रहे हैं, ये इसका मतलब है, हिंदी अर्थ है ये, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तो कुमार जो है हमारा, कुमारम, इस कुमारम की जगह ही आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न कैसे बनेगा? एक बार आप हिंदी अर्थ समझो। आप शस्त्रधारियों के समूह धनुषों को चमकाते हुए कुमार को डरा रहे हैं, तो प्रश्न बनेगा किसको डरा रहे हैं? तो उत्तर होगा कुमार को डरा रहे हैं। तो किसको, इसके लिए लिखोगे आप कम। किम शब्द याद होना चाहिए आपको, फटाफट समझ में आ जाएगा यार। कम लिखोगे, कम। किसको, किसको नहीं, किसको ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर कम लिखना है, कम। ये रूप याद होना चाहिए, कौ के कम, कौ कान, कान द्वितीया में बनता है, ठीक है, कम कौ कान, तो कम लिखना है हमें, तो एक वचन लिखना है ऐसे। आगे चलिए, अब देखो लास्ट है हमारा ये, इसका निपुणम निरूप्यमाण है लव है मुख चंद्रेण सीतया संवदत्येव। देखिए अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लीजिए आप। यहां पर जो कौशल्या जी है ना, वो जनक जी से कहती है लव के बारे में, कह रही हैं कि क्या आप नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखने पर इसका मुख सीता के मुख चंद्र से मिल रहा है। कौन कह रही हैं? कौशल्या जी जनक जी से कह रही है कि क्या आप नहीं देख रहे हो, क्या अब लिखा हुआ है वो बता रहे हैं कि ध्यान से देखने पर इसका मुख सीता के मुख चंद्र से भी मिल रहा है, ऐसा इसका मतलब है। तो यहां पर बनेगा प्रश्न हमारा किससे मिल रहा है, ठीक है, मुख चंद्र किससे मिल रहा है, किससे? तो किससे है, तो सीता शब्द स्त्रीलिंग का है, तो हम किम शब्द भी स्त्रीलिंग का ही लिखेंगे ना, पुल्लिंग का थोड़ी ना लिखेंगे भाई। शब्द की प्रकृति पहचान करनी पड़ेगी ना आपको, तभी जाकर तो पता लगेगा कि पुल्लिंग लिखना है कि स्त्रीलिंग लिखना है कि नपुंसक लिखना है और कौन सी विभक्ति लिखनी है, पहले पूरा का पूरा शब्द समझें आप। तो सीतया जो शब्द है हमारा तृतीया में बनता है, राम की तरह नहीं, सॉरी, रमा की तरह, रमा की तरह, लता की तरह, गीता की तरह, सीता की तरह, संगीता की तरह। जैसे रमा रमी रमा रमाम रमी रमा रमया रमाभ्याम रमाभि, ऐसे सीता सीते सीता सीता सीतया बनेगा, सीतया तृतीया का रूप है। तो ऐसे किम का बनाना है तो काके का, काम के का, कया का, अभ्याम का भी। तो बच्चों यहां पर लिखना होगा कया, ऐसे कया, कया लिखना होगा आपको, कया। केवल रटने पर जोर नहीं देना है, समझने पर भी जोर देना है बच्चों। रटा कितना जाएगा बताइए, कितना रट लोगे आप? और रटा हुआ तो आपको पता है कि काम नहीं आएगा ना। हाँ, कुछ चीजें रटने वाली है वो रटनी भी पड़ेंगी, बट जहां समझने की आवश्यकता है वहां समझो, पूरा समझो, ठीक है। क्लियर हो चुका है? आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी भाषाया सप्रसंग व्याख्याम कुरुते। हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। अब ये तो आसान है, हिंदी में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि एक बार पाठ को पढ़ रखा है तो आप आराम से लिख पाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे सामने यहां पर देखिए क ख ग घ, ये चार हैं हमारे सामने, चार पंक्तियां दी हुई हैं। इन चार पंक्तियों में से मैं आपको दो मोस्ट बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद में तीसरे नंबर वाली ये जो पंक्ति हैं दोनों बहुत मोस्ट हैं, ये एग्जाम में आ सकती हैं आपकी। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से लिखना होता है, कैसे इसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, इस पंक्ति का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। जैसे सबसे पहली पंक्ति है सर्वक्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति है किम व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूर में ये ही याम है। इसके बाद में है सुलभ सौख्यमिदानीं बालत्वं भवति
झटिति कुरुते दृष्टा कोयम दृशोर्मृतांजनम। ये हमारी 4 पंक्तियां हमारे सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होगा बच्चों, प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? संस्कृत में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है, इसलिए आसान है। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के बाल कौतुकम पाठ से उद्धृत है। ठीक है। मूलतः यह पाठ महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक के 4थे अंक से संकलित है। यह पंक्ति कुमार लव के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के बारे में कही गई है। यह आपको प्रसंग बताना होगा। अब ये प्रसंग आप तभी बता सकते हैं जब पाठ आपको अच्छे से समझ में आता है तब। अब आप लिखेंगे व्याख्या। ये प्रसंग हो गया बच्चों। अब इसके बाद में आपको व्याख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? व्याख्या। अब व्याख्या में इसका जो अर्थ है उसको भावार्थ के सहित लिखना है। सिर्फ इतना सा करना है आपको। भावार्थ के सहित लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि यह अश्वमेध यज्ञ जो है उस यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सब क्षत्रियों को अपमानित करने वाली बड़े भारी या बड़े महान उत्कर्ष की यह कसौटी है। क्या? अश्वमेध यज्ञ जो है ना, ये बड़ी भारी उत्कर्ष की कसौटी है। यहां पर उत्कर्ष की कसौटी अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय राजा ही जो कि अपने पराक्रम और बल से विश्व विजयी हो सके हैं, अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी उन्हें ही माना जाता है। इस तरह से आप व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे देखिए नंबर 2 पर है किम व्याख्यानैर ब्रजति। इसके लिखेंगे आप, पहले तो प्रसंग लिख देंगे आप, जैसे मैंने अभी प्रसंग बताया था सेम उसी तरीका से प्रसंग लिख देंगे कि यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के 3य पाठ बाल कौतुकम से उद्धृत है। ठीक है ना। इसके बाद में आप लिख देंगे कि इसमें बालक लव एवं अन्य बटु अनध्याय होने के कारण खेल रहे हैं। ठीक है ना। उसी समय अकस्मात एक घोड़ा वहां पर दिखाई देता है, जिसे देख करके ब्रह्मचारी बच्चे घबरा जाते हैं। वे लव को बताते हैं कि उन्होंने जनपद में अश्व नाम के किसी प्राणी विशेष के बारे में सुना था, उसे आज प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। लव यह बात सुनकर के कहता है कि उसने भी पशु वर्ग में तथा धनुर्वर्ग में, ठीक है, अश्व के विषय में पढ़ा है। वह उसके स्वरूप के विषय में पूछता है। ब्रह्मचारी बच्चे उसका यथार्थ वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए अंतिम पंक्ति में भी इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वर्णन करने से क्या होगा। अब व्याख्या बता रहे हैं आपको। अब इसकी व्याख्या बता रहे हैं। अभी तक हमने प्रसंग बताया, अब व्याख्या हो जाएगी कि वर्णन करने से क्या, वह दूर जा रहा है। चलो चलो हम सब वहां चल करके उसे प्रत्यक्ष देखें, अर्थात अपनी आंखों से देखने पर स्वतः ही पता चल जाएगा कि अश्व किस प्रकार का होता है। अतः वर्णन करने के चक्कर में न पड़ करके आंखों से देख लेना ही उत्तम है। ऐसा व्याख्या में लिख सकते हो बच्चों। क्लियर है ना। ऐसे ही आप तीसरा लिखेंगे सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। इसका भी आप लिख देंगे प्रसंग लिखना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। मैंने एक तरीका बता दिया, उसी तरीका से आपको प्रसंग लिख देना है। सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति, इसका प्रसंग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पाठ से हैं। अब ये किस विषय में बता रहे हैं वो तो आपको ध्यान थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक है ना। प्रसंग लिख देंगे और आप लिख देंगे कि भाई ये हमारे इस पाठ से लिया गया है और इसमें वाल्मीकि आश्रम में गुरु वशिष्ठ के संरक्षण में अरुंधति, कौशल्या, जनक आदि सब लोग आए हुए हैं। इन महत्वपूर्ण अतिथियों के आगमन के कारण आश्रम में अनध्याय घोषित हो गया। ठीक है, उस दिन पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए आश्रम के बालक खेलने में व्यस्त हैं। खेलते हुए बच्चों में कुमार लव दिखाई देता है। उसके सौंदर्य एवं बाल सुलभ चेष्टाओं को देख करके कौशल्या और जनक अत्यंत प्रभावित होते हैं। कौशल्या उसे देख करके अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से व्यक्त करती है। कैसे व्यक्त करती है? इस पंक्ति में लिखा हुआ है, फिर आप व्याख्या में लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि इस समय बाल्यावस्था में सुख उपलब्ध होता है, अर्थात सुख सुलभ होता है। अर्थात बालक को देख करके अत्यंत सुखानुभूति होती है। बालक की प्रत्येक चेष्टा मन को आनंदित करती है, प्रफुल्लित करती है। ऐसा आप व्याख्या में लिखेंगे। ठीक है। लास्ट है झटिति कुरुत दृष्टा कोयम दृशोरमृतांजनम। इसका भी सेम है, आप वही लिख देंगे। क्या? प्रसंग लिख देंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या बता रहे हैं? अरुंधति बालक लव को देखकर अत्यंत आह्लादित हो उठती है। ठीक है ना, यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तब अरुंधति द्वारा बालक लव के संदर्भ में यह बात कही गई। ठीक है, अरुंधति के द्वारा बालक लव के बारे में यह बात कही है जो ये पंक्ति लिखी हुई है।
तो इस पंक्ति में आप व्याख्या के रूप में लिखेंगे कि यह कौन बालक है जो दृष्टिगत होकर के आंखों में अमृत रूपी अंजन लगा रहा है, अर्थात मेरे नेत्रों को अपूर्व शीतलता प्रदान कर रहा है, अमृत की तरह बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा इसका आप व्याख्या में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से व्याख्या करनी है। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अब चलिए मित्रों देखिए हमारे सामने अब चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानि कथनानि के कम प्रति कथयति। देखो इस तरह का प्रश्न एक पूछा जाता है पेपर में। अब ये प्रश्न तभी सही कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ा होगा पाठ, बहुत अच्छे समझ में आएगा तब। इसका मतलब है कि अधोलिखित कथन कौन किसके प्रति कह रहा है ये बताना है आपको, किसने कहा और किससे कहा ये आपको बताना होगा यहां पर। चलिए मित्रों देखते हैं इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहली पंक्ति क्या है इसमें देखिए, अस्ति ते माता स्मरसि बतातम, अस्ति ते माता स्मरसि बतातम, यानी पूछा जा रहा है इसमें, क्या पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारी माता है, क्या पिता को याद करते हो। अस्ति ते माता, तुम्हारी माता है, स्मरसि बतातम, पिता को याद करते हो। ऐसा किसने पूछा और किससे पूछा, बताइए किसने पूछा और किससे पूछा, यही तो लिखना है। तो यहां पर देखो क के नीचे तो लिखोगे किसने कहा है और कम प्रति के नीचे लिखोगे किसके बारे में कहा है। तो यहां पर आपको हम बता देते हैं ये कौशल्या ने कहा है लव के प्रति, यानी लव से कौशल्या पूछ रही है कि बताइए बेटा अस्ति ते माता, तुम्हारी माता है, पिता को याद करते हो, ये प्रश्न पूछा था कौशल्या ने। तो यहां क के नीचे तो कौशल्या आ जाएगा और कम प्रति के नीचे आ जाएगा लवम प्रति। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, अगला है इसमें, दृष्टया न केवलम उत्संगः मनोरथोपि में पूरितः, पूरितः। देखो इसका क्या मतलब है, पहले पंक्ति का मतलब समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अरुंधति कह रही है इसके बारे में, अरुंधति कहती है लव को गोद में बैठा करके, लव को जब गोद में बैठा लेती है ना तब वो कहती है कि सौभाग्य की बात है कि न केवल गोद ही अपितु बहुत लंबे समय के बाद मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो गया है, यानी चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो गया है, ऐसा बोला। ठीक है, किसने बोला, तो यहां पर देखिए अरुंधति ने बोला है बच्चों। किसने बोला है? अरुंधति। तो यहां पर आ जाएगा अरुंधति और इधर आ जाएगा लवम प्रति, तो उत्तर हो जाएगा अरुंधति लवम प्रति। क्लियर है? कह के नीचे अरुंधति आएगा और कम प्रति के नीचे लवम प्रति। स्क्रीन पर उत्तर देखते चलें, आगे चलिए। वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शिशावस्मिन् अविव्यज्यति। अब ये पंक्ति आपको याद होगी, श्लोक के अंदर ये पंक्ति आती है हमारी, ठीक है ना, वो श्लोक वाली पंक्ति है आपकी ये। और ये पंक्ति का पहले अर्थ समझ लो एक बार, तुरंत समझ में आ जाएगा। जनक जी कहते हैं, इस पंक्ति में जनक जी कहते हैं कि इस बालक में पुत्री सीता और रघुवंश श्रेष्ठ राम का संबंध प्रतिबिंबित सा होकर के प्रकट हो रहा है, ऐसा जनक जी कहते हैं। कौन कहते हैं? जनक जी। यह श्लोक है, उस श्लोक के अंदर से पंक्ति आई है। तो आप यहां पर लिखेंगे उत्तर में जनकः लवम प्रति, क्योंकि जनक ने कहा है और लव के बारे में कहा है इसलिए। क्लियर है? ठीक है ना, आगे चलो। अब चलिए बच्चों देखो अगला हम देखते हैं इसमें घ पर, सोयमधुनास्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बार मतलब देख ले। अश्व के बारे में कह रहे हैं, घोड़े के बारे में जो बटु हैं वो कह रहे हैं कि कुमार जनपद में अश्व नाम का कोई प्राणी विशेष सुना जाता है, यह हम लोगों ने अभी उसको प्रत्यक्ष देखा है, उसको हमने अभी प्रत्यक्ष देख लिया है। तो यहां पर आप लिखेंगे बटवः, यानी जो बटु हैं उन बटुओं ने कहा है ये, और कुमार के प्रति कह रहे हैं वो, कुमार का मतलब लव। ठीक है, बटवः लवम प्रति, तो आप लिखेंगे बटवः लवम प्रति। इसके बाद में आगे चलो, इतो अन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहे तावत पलायमानम दीर्घायुषम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप देखेंगे पहले एक बार समझ लीजिए। इसका मतलब लव को जाते देख करके कौशल्या कहती हैं, अतः यहां से दूसरी ओर होकर भागते हुए उस चिरंजीव बालक को देखें, उस चिरंजीव बालक को देखें। ऐसा कौन कह रहा है, किसके प्रति? तो उत्तर में आपको लिखना होगा यहां पर कौशल्या अरुंधति प्रति, कौशल्या अरुंधति के प्रति कहती है। ये कौन कहती है? कौशल्या अरुंधति के प्रति कहती हैं। ठीक है ना। अब लास्ट पंक्ति है, धिक चपलः किमुक्तवानसि, अरे चंचल बालक तुझे धिक्कार है, तूने क्या कहा है। ये इसका मतलब है इस लाइन का, अरे चंचल बालक तुझे धिक्कार है, तूने क्या कहा। अब बताओ किसने कहा ऐसा? तो उत्तर लिखेंगे पुरुषः
यानी पुरुष ने कहा था, ये लास्ट की बात है, ये नाटक के लास्ट में आएगा ये प्रसंग, पुरुषः लवम प्रति, पुरुषः लवम प्रति, ये इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखिए बच्चों, हमारा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है कि अधोलिखित वाक्यानाम रिक्त स्थानानि निर्देशानुसारम पूर्यतः। यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, जो खाली जगह दे रखी है इसकी आपको पूर्ति करनी होगी। अब देखो सबसे पहली हमारी पंक्ति है इसमें, के एषः खाली जगह रामभद्रस्य मुग्ध ललितै रंगै दारकोस्माकम लोचने, फिर खाली जगह। ठीक है, यहां पर आपको क्रियापद बताना है, क्या इसमें आएगा वो आपको यहां पर बताना है, क्या लिखना है यहां पर। ठीक है ना। अब देखो आपको पहले थोड़ा सा इसका मैं अर्थ बता देता हूं, जिससे थोड़ा सा प्रसंग समझ में आ जाएगा आपको। ये कौशल्या कह रही है, कौन कह रही है? कौशल्या, कि इन बालकों के बीच यह कौन बालक है जो राम की शोभा से संयुक्त सुंदर और सुकुमार अंगों से हमारी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। इस तरह से आएगा ये। तो अब देखें यहां पर, ये तो मैंने इस लाइन का मतलब समझा दिया है। अब आपको लिखना क्या है, क एषः रामभद्रस्य। तो यहां पर देखो, वैसे ये खाली जगह उनको नहीं देनी चाहिए, ये वाली इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क एषः रामभद्रस्य ये पूरा एक साथ ही आएगा। केवल यहां पर क्रियापद लिखना है, इस जगह पर केवल एक ही जगह पर क्रियापद लिखना है। तो केवल यहां क्रियापद आएगा लोचने के आगे, तो लोचने के आगे आएगा शीतलयति। मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं, शीतलयति लिखना है आपको, केवल शीतलयति। ये तो किताब में पंक्ति देख सकते हो आप, क एषः रामभद्र से पंक्ति यूं की तो मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, ऐसे क्लियर। आगे चलो, अगला है एष, फिर खाली जगह में सम्मोहनम स्थिरमपि मनः हरति। अब यहां पर क्या क्रियापद आएगा वो लिखना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप समझें कि ये प्रसंग कहां से आया है, कौन किसके बारे में बता रहा है। तो ये जनक जी कह रहे हैं लव के बारे में। बलवान यह बालक अज्ञान के कारण उदासीन होने पर भी मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा है, मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा जनक जी लव के बारे में बता रहे हैं, लव के बारे में कह रहे हैं। तो यहां पर आपको खाली जगह में क्या लिखना है, सिर्फ वो बताना है खाली जगह में। तो खाली जगह में आएगा एष बालकः, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों बालक है लिखना है। इस जगह पर आपको क्या लिखना है, बालक है। इस खाली जगह में क्या लिखना है, बालक है, यह है बालक। क्लियर। आगे चलो, आगे खाली जगह इतोपि तावदेहि। अब यहां क्या लिखना है, इतोपि तावदेहि। अब ये कौशल्या लव से कहती हैं, कौशल्या जी लव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, अरे पुत्र इधर भी आओ, अरे पुत्र इधर भी आओ। तो यहां पर क्या लिखना है बच्चों, यहां आपको क्या लिखना होगा बताइए, बताओ। जातः, जात लिखना, जातः, जातः इतोपि तावदेहि, हे पुत्र इधर भी आओ। जातः यानी पुत्र। ठीक है ना, जातः ये लिखेंगे, जातः स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जात है। क्लियर। आगे चलो, आगे है अश्वोश्वः, खाली जगह नाम पशु क्षमावनाये सामग्रामिके च पठ्यते। ठीक है, अब ये पंक्ति कहां से आई है आपको ध्यान होगी। ठीक है ना। अब इसके बारे में कह रहे हैं कि अश्व घोड़ा, घोड़ा यह नाम पशु वर्ग और धनुर्वर्ग में पढ़ा गया है, इसके बारे में पढ़ा गया है। तो यहां पर आपको खाली जगह में क्या लिखना है वो आपको बताना है, सिर्फ खाली जगह में। अब खाली जगह में आप तभी लिख पाएंगे ना जब अच्छे से प्रसंग आपने पढ़ा होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर अश्व इति, यहां पर आएगा केवल इति लिखना है। खाली जगह में क्या लिखना है, इति। स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, इति उत्तर लिखना है। क्लियर। आगे चलो, आगे है युष्माभिरपि तत्कांडम, खाली जगह एव ही, युष्माभिरपि तत्कांडम एव ही। अब ये प्रसंग कब का है, लव कहता है, बटुओं से लव कहता है कि अरे मूर्खो, तुमने भी उस अश्वमेध कांड को पढ़ा ही है ना, तुमने भी तो पढ़ा है अश्वमेध कांड को। ये कहा है किसने, किसने कहा है, लव ने कहा है बटुओं से, ब्रह्मचारियों से। तो यहां पर आएगा क्या, तो यहां पर आएगा युष्माभिरपि तत्कांडम पठितम, यहां आएगा पठितम, लिखा हुआ दिख रहा है पठितम। क्लियर। आगे चलो, एष वो लवस्य, फिर खाली जगह प्रणाम पर्यायः, प्रणाम पर्याय है। अब बताओ खाली जगह में क्या आएगा। तो पहले तो प्रसंग समझ लो, लव कह रहे हैं कि आप लोगों को यह लव सिर झुकाकर प्रणाम करता है, अर्थात पूज्य क्रम से सबको प्रणाम करता है, ऐसा लव कह रहा है सबके सामने आकर के। ठीक है ना, ऐसे। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो यहां लिखना पड़ेगा शीर्षा, ऐसे आप लिखेंगे यहां पर शीर्षा, ऐसे लिख देंगे शीर्षा। एष वो लवस्य शीर्षा प्रणाम पर्यायः, यानी सिर झुका करके प्रणाम करता है। तो इस तरीका से बच्चों यहां पर हमने आपको सब बता दिए। क्लियर है, प्रसंग भी बता दिया, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
क्लियर, आगे चलिए। अब देखिए मित्रों, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। अधः समस्त पदानां विग्रह दत्ताः उदाहरणम् अनुसृत्य समस्त पदानि रचयता समासा नाम अपि च लिखत। यहां पर आपको कह रहे हैं कि यहां पर समास के बारे में बता रहे हैं आपको, यानी समास का नाम भी लिखना है और आपको विग्रह भी करना है। समास का नाम भी लिखना है और समस्त पद भी लिखना है। विग्रह तो दिया हुआ है, ठीक है ना, इधर हमारा विग्रह दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका समस्त पद बनाना है, उसके बाद में समास का नाम लिखना है। तो सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। विनयेन शिशिरः, तो इसका बनेगा विनय शिशिरः, तो यहां लिखेंगे आप विनय शिशिरः इस जगह पर, ठीक है ना, और इस जगह पर लिखेंगे समास का नाम। तो स्क्रीन पर देखते चलें आप, विनय शिशिरः, और उत्तर हो जाएगा इसका पद का समास का नाम हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष। क्लियर, आगे चलो। आगे है अयस्कांतस्य शकल है, तो इसका बनेगा समस्त पद समास करने पर अयस्कांत शकल है, अयस्कांत शकल है, तो इसमें भी आपका षष्ठी तत्पुरुष है, तो लिखा हुआ देखें षष्ठी तत्पुरुष। क्लियर, आगे चलो। आगे है दीर्घा ग्रीवा यस्य सह, तो जिसकी गर्दन दीर्घ है उसको कहेंगे दीर्घ ग्रीव है, दीर्घ ग्रीव है, ठीक है, तो दीर्घ ग्रीव है, तो यहां हो जाएगा दीर्घ ग्रीव है, और आपका समास का नाम हो जाएगा बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। आगे चलो। मुखम एव पुंडरीकम, तो बन जाएगा इसका समास मुख पुंडरीकम। क्या बनेगा, मुख पुंडरीकम। अब इसमें समास कौन सा होगा, कर्मधारय, तो लिखेंगे कर्मधारय। आगे चलो। पुण्य चासौ अनुभाव है, पुण्य चासौ अनुभाव है, इसका बनेगा पुण्यानुभाव है, पुण्यानुभाव है। चासौ तो आपको पता है कहां पर आता है, जैसे कृष्ण सर्प होता है, कृष्ण चासौ सर्प, तो कर्मधारय समास होगा इसमें, कर्मधारय आ जाएगा। इसके बाद में न स्खलितम, तो बनेगा अस्खलितम, ठीक है, अस्खलितम, ने का ए हो जाएगा, तो यहां पर समास बन जाएगा नय तत्पुरुष। क्या बनेगा, नय तत्पुरुष। क्लियर है बच्चों, ठीक है, चलो आगे। क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं। अब चलिए बच्चों, हमारा देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर का सवाल है। अधोलिखित पारिभाषिक शब्दानाम समुचितार्थेन मेलनम कुरुतः। यहां पर कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ के साथ में मिलान करना है। मिलान बहुत ही बढ़िया है ना, तो अर्थ के साथ में मेल करना है आपको। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा नेपथ्य। देखो नेपथ्य है आत्मगतम, प्रकाशम, निरूप्य, उत्संगे गृहीत्वा, प्रविश्य, सगर्भम, स्वगतम। अब इधर हिंदी अर्थ लिखा हुआ है सबका, अब आपको हिंदी अर्थ के साथ में इनका मिलान करना है, ठीक है ना, कौन आएगा इसके सामने, ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए नेपथ्य के साथ किसको जोड़ना है, तो नेपथ्य के साथ आएगा भैया पर्दे के पीछे, तो यहां पर मिलाएंगे पर्दे के पीछे से, नेपथ्य पर्दे के पीछे, मिल गया। इसके बाद में है आत्मगतम, तो आत्मगतम अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में, तो अपने मन में कहां लिखा हुआ है, अपने मन में, ये लिखा हुआ है। क्लियर, अपने मन में हो गया। उसके बाद में है प्रकाशम, प्रकाशम प्रकट रूप में, प्रकाशम का मतलब प्रकट रूप में होता है, तो ये हो गया हमारा के, प्रकट रूप में। इसके बाद में निरूप्य, निरूप्य हो गया, बताओ निरूप्य, निरूप्य यानी होता है देख करके, तो ये बन जाएगा आपका निरूप्य से देख करके हो जाएगा। उत्संगे गृहीत्वा, गोद में बिठा करके, इसका मतलब है गोद में बिठा करके, तो इसको मिला देंगे गोद में बिठा करके। इसके बाद में प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके, तो प्रवेश करके कहां लिखा हुआ है उससे मिला दीजिए। उसके बाद में सगर्भम, गर्भ के साथ, तो गर्भ के साथ लिखा हुआ ये जय पे। उसके बाद में स्वगतम, अपने मन में, स्वगतम यानी अपने मन में, तो आप इससे चे से मिला देंगे। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बन गया ना बच्चों, तो ये हमने सभी को अपने अर्थ के साथ मिला दिया है। क्लियर है, बस कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो शब्दार्थ याद है तो तुरंत ही हो जाएगा ये काम। चले आगे। अब चलिए बच्चों, हमारा 8वां सवाल है। पाठमाश्रित्य हिंदी भाषा लवस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम लिखते। अब देखो यहां पर सवाल ये कह रहा है कि पाठ को आधार बना करके, यानी पाठ को आधार बनाकर या पाठ के आधार पर हिंदी भाषा में लव की चारित्रिक विशेषता आपको लिखनी है। तो इसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत आपको नहीं है, केवल आपको उसके चरित्र के विषय में लिखना है। किसके, लव के चरित्र के विषय में आपको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में तो आप खूब लिख सकते हैं यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो लव के अंदर जितने भी गुण आपको समझ में आ रहे हैं वो आप सारी चीज इसमें लिख देंगे। लव की चारित्रिक विशेषताएं, तो इसमें हम क्या बताएं, आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख सकते हैं कि इस पाठ के अंदर भाई अनेक प्रकार की उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे कि बाल सुलभ चेष्टाओं और सहज सौंदर्य को देखकर कौशल्या जी जनक को ऐसा प्रतीत होता है कि इस बालक की प्रत्येक गतिविधि में राम और सीता जी का स्वरूप देखा जा रहा है। उसी प्रकार कौशल्या लव को देख करके कहती हैं कि इन बालक के बीच ये बालक कौन है जो राम की तरह सुंदर और सुकुमार अंगों से हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसे आप थोड़ा सा शुरू करेंगे, उसके बाद में लिख देंगे कि लव विनयशील एवं संस्कारवान है, ठीक है ना। और भी जो भी आपको इसमें लग रहा है वो आप सारी चीज, विनम्रता है,
ठीक है, ज्ञानी है, वीर है, तेजस्वी है, पराक्रमी है, ऐसे आप सारी चीजें इसमें लिख देंगे और वो भी हिंदी में लिखना है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हम समझते हैं कि इस प्रश्न को आप आराम से कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा 9 नंबर पर, अधोलिखितेषु श्लोकेषु छंदो निर्देशा क्रियताम। यहां पर आपको छंद का निर्देश करना है सिर्फ, तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, छंद पढ़ रखा है तो आराम से कर लोगे। पहली पंक्ति है महिम्ना में तस्मिन् विनय शिशिरो मोग्ध्यमश्रिणो। समझ गए होंगे आप, इसमें कौन सा छंद है? रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सभुलाग शिखरिणी। शिखरिणी छंद है बच्चों, तो उत्तर हो जाएगा शिखरिणी। क्या हो जाएगा? शिखरिणी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शिखरिणी लिख लेना। इसके बाद में है वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च। समझ गए होंगे, इसमें वर्ण गिन लो ना, वर्ण गिनने से पता लग जाएगा। 19 वर्ण है इसमें, तो 19 वर्ण है। और ऐसा कहां बोलते हैं आप बता सकते हैं? शार्दूल विक्रीडितम में। कहां होता है ऐसा? शार्दूल में। 19 वर्ण शार्दूल के अंदर हैं, तो आप लिख लेंगे शार्दूल विक्रीडितम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्लियर है? इसके बाद में पश्चात पुच्छम बहती वाला है, तो आप बताइए पश्चात पुच्छम बहति विपुलम तच्चधुनोत्यजश्रम। मंदाक्रांता का है ये भैया, कश्चित कांता विरह गुरुणाम। ये तो आपने सुना होगा ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के मंदाक्रांता छंद है आपका। कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न है बच्चों, लास्ट। चलिए उसको भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न है 10 नंबर पे। पाठमाश्रित्य उत्प्रेक्षालंकारस्य उपमालंकारस्य च उदाहरणम लिखत। आपको पाठ के आधार पर उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार के उदाहरण लिखने हैं सिर्फ। क्या लिखने? उदाहरण। ठीक है, जहां जहां पर आपको उपमा के उदाहरण मिलते हैं, उत्प्रेक्षा के मिलते हैं, वो आपको लिख देने हैं। तो मैं यहां पर उदाहरण बता रहा हूं कुछ। देखो, उत्प्रेक्षा के हो जाएंगे बटु परिषदम पुण्यश्री कह श्रीएव सभाजयन। मोस्ट भी हैं इसलिए आप इनको ध्यान रख सकते हैं, स्क्रीन पर देखते रहें। एक तो ये आपकी उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में समवृत्ति ही प्रतिबिंबते व निखिला शैवाकृति ही साध्युति ही, इसमें भी उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, अलंकार आपने पढ़ रखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में उपमा के लिख सकते हैं आप। उपमा के अंदर अयोधातुम यत वत परिलघु यशकांत शकलः। इसके बाद में लिख सकते हैं कुवलय दल स्निग्ध श्यामः। इसके बाद लिख सकते हैं आप शकृत पिंड का नाम आम्र मात्राण। ठीक है ना, तो यहां इनमें तीनों में उपमा अलंकार होगा। तो इस तरीका से बच्चों यहां पर आप उत्प्रेक्षा के उदाहरण लिख सकते हैं और उपमा के लिख सकते हैं। दोनों के आपको लिखने और पाठ के अंदर से ही लिखने आपको। और ये हमने जो बताया मोस्ट है, इसलिए आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीका से बच्चों हमारा पाठ कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसके जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही लगातार आपको हमारी क्लासेज मिलती रहेंगी, बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मित्रों एक जानकारी और आपको हम बता दें कि टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहें तो सिर्फ 51 रुपए में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप प्रत्येक पार्ट के टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में हमने सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो पेपर में आ चुके हैं पहले और जो आने की संभावना है। ठीक है, टेस्ट देने के बाद में तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको, आपकी कितनी रैंक आई, कितनी परसेंटेज आई, कौन से प्रश्न गलत हुए, वो सब आपको तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो कितना बढ़िया है, सिर्फ 51 रुपए में, कोई बड़ी भारी कीमत नहीं है ये। और सारे नोट्स आप लेना चाहते हो, कंप्लीट आपके 12वीं क्लास के हर टॉपिक के नोट्स, वो भी हम खुद ने तैयार किए हुए, हमारे द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स, सिर्फ 151 रुपए में आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों आप देख पा रहे हैं, इन दोनों का लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट खरीद सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना, अगली क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।